मॉर्निंग। आवाज आ रही है? चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था उसके आगे चलते हैं हम। अब आओ, देखो, पाकिस्तान के साथ हमारा जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स एक तो अक्रॉस द बॉर्डर जो टेररिज्म होता है, फिर उसके बाद सीज फायर का जो वायलेशंस होता है, हमारे साथ उनके 3 वॉर हो चुके हैं ऑलरेडी, और कश्मीर को लेके जो उनका स्टैंड है उसको लेके हमारे साथ प्रॉब्लम्स होते हैं। बेसिकली कश्मीर को लेके स्टैंड कुछ प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए था अगर भारत थोड़ा भी एग्रेसिव होता तो, क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है कश्मीर को इलीगली, तो बात तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की होनी चाहिए थी। वो कश्मीर की बात करते हैं और इधर से हम लोग उस तरह का एग्रेसिव वे में जवाब नहीं दे पाते हैं। सेकेंडली प्रॉब्लम क्या हो गया ना कि कश्मीर से वो सारे कश्मीरी पंडित्स जो हिंदूज थे, वो हिंदूज का माइग्रेशन हो गया टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, बच गए वहां पे मुस्लिम्स। और क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम्स ज्यादा है, इसीलिए वो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हालांकि आप चाहे जो भी बोल लीजिए, वहां पे जो टेररिस्ट रास्ते में सड़क में रहते हैं ना, उनको बचाने के लिए हमारे सेना पर स्टोन पेल्टिंग जो होता है, स्टोन पेल्टिंग वहां के आम जनता करती है, चाहे वो बेरोजगार हो चाहे जो भी हो, डजंट मैटर। हम भी बेरोजगार यहाँ पर देखते हैं, अपने इंस्टीट्यूट में कई बेरोजगार पढ़ रहे हैं, लेकिन वो स्टोन पेल्टिंग तो नहीं करते ना, तो इसीलिए कहना कि बेरोजगार उनके पास रोजगार नहीं है, सरकार उसके बारे में नहीं सोच रही है, तो सरकार बहुतों के बारे में नहीं सोच रही है। तो देखा जाए तो धर्म के आधार पर इन लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलती है पाकिस्तानियों को, क्योंकि सेम कम्युनिटी, सेम खाना, सेम बोलचाल, तो उनको उसके साथ अपनापन कश्मीरियों को पाकिस्तानियों के साथ ज़्यादा लगता है रादर दैन दी इंडियंस। ये प्रॉब्लम इधर का है। चाइना में आ जाओ तो चाइना बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कर चुका है। चाइना के पास अगर देखा जाए तो मिलिट्री पावर बहुत अधिक है, और चाइना के सामने हम कहीं भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं एज फार एज मिलिट्री पावर इज कंसर्न। इसलिए चाइना का जो भी एग्रेशन होता है उस पर हम प्रॉपर तरीके से जवाब देने की हिम्मत भी नहीं कर सकते, और इसीलिए चाइना जब तब हमारे कुछ ना कुछ इलाकों पर वो अपना दावा ठोकता रहता है, क्योंकि चाइना के साथ जितने भी एग्रीमेंट्स हुए हैं सारे इतने अनक्लियर और वेग है कि हम किसी एग्रीमेंट का हवाला देते हैं तो चाइना किसी और एग्रीमेंट का हवाला देते हैं। इसलिए इधर जो प्रॉब्लम है LAC का है, इधर प्रॉब्लम LOC पे है, तो प्रॉब्लम्स एरियाज को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरियाज को लेकर है, क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें इतने देश बनने लगे हैं कि उसके बाद आप बंटवारा में आपका जो लाइन ऑफ कंट्रोल होता है, चाहे इधर हो चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इधर हो चाइना के पास, हमें हमेशा इस डिमार्केशन में प्रॉब्लम हुआ है, जिसके कारण लैंड को लेकर लड़ाई होती है। अब आते हैं हम लोग बांग्लादेश से लेकर। बांग्लादेश के साथ एक्चुअल लड़ाई हमारी लैंड को लेकर नहीं है, ना ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड को लेकर है, ना ही कोई बाउंड्री को लेकर है, कोई बॉर्डर को लेकर। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि बांग्लादेश में मैंने आपको NRC डिस्कस किया है, NRC को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, उसमें पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्कस किया है कि बांग्लादेश के साथ हमारा पोरस लैंड है, हमारा पूरा बाउंड्री ही पोरस है। उसके कारण क्या हुआ है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स, क्योंकि वो बंगला बोलते हैं और मुस्लिम्स हैं, बंगला बोलते हैं, ध्यान दो, बंगला बोलते हैं। अगर वो बंगला बोलते हैं ना तो हमारे बंगाल की पॉपुलेशन के साथ बहुत आराम से मिंगल कर जाते हैं और पहचान में नहीं आते। और जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, अब जैसे मैं एक बार गई थी, एक हमारे जान पहचान में एक डॉक्टर थे, तो वहाँ पे मैं डिनर पे गई थी,
तो वहाँ की जो मेड थी वो बंगला बोल रही थी, तो मतलब उसका टोन बंगला था। और क्योंकि मैं गिरिडीह से हूँ तो वहाँ पर पास में ही बंगाल पड़ता है, तो वहाँ पर हमें टोन और भाषा समझ में आती है बंगालीज की। तो मैंने उससे वैसे ही टोन में पूछ लिया कि तुम कहाँ रहती हो। उसने जवाब दिया हावड़ा। अब बेसिकली वहाँ के लोग इस तरह से जो जवाब दिया तो मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा हावड़ा में कहाँ रहती हो? तो उसने कहा हावड़ा ब्रिज के पास। मैं बिल्कुल समझ गई। मैंने सीधा उनको कहा डॉक्टर साहब को कि ये आपकी इलीगल माइग्रेंट है और ये बंगाल की है नहीं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये बांग्लादेशी है, आप इसका ठीक से वेरिफिकेशन कराइए। एंड वेरिफिकेशन में पता चल गया कि वो इलीगल माइग्रेंट थी। इसीलिए ध्यान दो कि हुआ क्या है ना, ये जो एनआरसी की बात चल रही है कि ऑल ओवर इंडिया में एनआरसी होनी चाहिए, वो इसीलिए बात चल रही है कि ये लोग जब बांग्लादेश देशी बंगाल में और असम में जब घुसपैठ किए ना, तो बंगाल और असम में जब ये घुसपैठ किए हैं तो वहाँ के पॉपुलेशन के साथ ये मिक्स्ड हो गए। लेकिन असम में जो वहाँ के मूल निवासी थे, वो मूल निवासी इस बात के खिलाफ थे कि ये लोग बाहरी है और आके हमारे रिसोर्सेज पे कब्जा कर रहे हैं। तो वहाँ के पर जो ये मिलिटेंसी था वो काफ़ी बढ़ गया वहाँ पे। उसके बाद जब ये सब बातें होने लगी कि एनआरसी होगा, जो इलीगल माइग्रेंट है उसको सेग्रीगेट करके उनको वापस भगाया जाएगा, ये बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ऑल ओवर इंडिया में फैल चुके हैं। इनफैक्ट बिहार में भी ये बहुत सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि हम बंगाल से आए हैं, क्योंकि वो इतने फ्लुएंट बंगाली बोलते हैं। बांग्लादेश के लोग बंगाली बोलते हैं, वो इतने फ्लुएंट बंगला बोलते हैं कि उनको पता करना कि ये बांग्लादेशी है कि बंगाली है मुश्किल है। तो हम जो प्रॉब्लम झेल रहे हैं बांग्लादेश से वो है इलीगल माइग्रेशन का। तो इसे ध्यान दो आप कि अलग अलग जगह पे जो हम प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं ना, वो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। ऐसे रिलेटेड टू, देखो आप लोग अब लिख के दे दो, क्योंकि बात क्या है ना, मेरा क्लास 2 महीने का था इसमें, क्योंकि मुझसे पूछा गया था। 2 मंथ्स का क्लास मैंने इसमें ऑलरेडी ले लिया है। अब मुझे ये क्लासेस को बंद करना पड़ेगा। आप जो भी टॉपिक्स मुझे दोगे वो टॉपिक पे मैं रिकॉर्डिंग बना के ऐसे का फिर मैं आप, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मैंने इनपुट देखा है, 2-4 लोग ही है जो इनपुट देते हैं, बाकी लोग तो मुझे लग रहा है खाली रिकॉर्डिंग देखते हैं। तो मैं आपको प्रॉपर ऐसे का रिकॉर्डिंग करके मैं लोड कर दूंगी। चाइना वॉन्ट्स द वर्ल्ड टू स्टे साइलेंट ऑन मुस्लिम कैंप्स। जानते हो दीप, मुस्लिम्स का बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉयटेशन होता है चाइना में। पाकिस्तान चूं तक नहीं करता। पाकिस्तानियों को मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन सिर्फ इंडिया में दिखता है, क्योंकि यहां पर मुस्लिम्स को हम बिल्कुल उतना ही राइट्स देकर रखे हैं जितना कि राइट्स बाकी कंट्री के सिटीजन को मिला है। आपको क्या लगता है अयोध्या का मामला जो आया है, अयोध्या का जजमेंट आया है, उस पर अगर मैं कुछ बोलूं तो अंदर हो जाऊंगी, क्योंकि ये ऑर्डर है कोर्ट का, ये सरकार का इंस्ट्रक्शन की कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओबीसी बोले चले जा रहे हैं, उसका कुछ नहीं हो सक रहा है। तो बात क्या है ना कि सिर्फ इक्वल राइट्स नहीं है, उनको ज्यादा प्रिविलेज दिया गया है, सिर्फ इसी डर के मारे कि वो माइनॉरिटी में है और कहीं ऐसा ना उनको लगेगा कि नहीं उनको राइट्स कम मिला है। ओबीसी को इतना बोलने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होके उसको सीधा अंदर जाना चाहिए था। जो सरकारी आदेश था कि सोशल मीडिया में आप कुछ नहीं बोलेंगे, वो सारा आदेश का उन्होंने उल्लंघन किया, उसको अंदर जाना चाहिए था। लेकिन ओबीसी अंदर नहीं जा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। तो बात क्या है ना कि चाइना बहुत खराब से उल्लंघन किया हुआ है राइट्स का, लेकिन उसका कुछ नहीं होने वाला। अमित शाह डिक्लेयर्ड नेशनल लेवल एनआरसी विल बी हेल्ड सून। यस, और जानते हो शिवम क्या हुआ है, उन्होंने कह दिया नेशनल लेवल एनआरसी विल बी डन सून। और एक अमित शाह ने एक बात कर दी, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट, जैन और बहुत सारे धर्मों का नाम लिया, उन्होंने मुस्लिम्स का नाम नहीं लिया, और ये कह दिया कि इनको वापस नहीं भेजा जाएगा अगर इन्होंने अपने देश, अपने जहां से आए हैं वहां पर सताए हुए हैं और यहाँ शरण के लिए आए हैं, तो हम उन्हें वापस नहीं भेजेंगे। लेकिन वो यहाँ अगर अपना कमाने खाने के चक्कर में आए हैं तो हम उन्हें वापस भेजेंगे। उसमें ही बात उठ रही है कि उसने मुस्लिम कम्युनिटी का नाम नहीं लिया है। एनआरसी की बहुत जरूरत ऑल ओवर इंडिया में है, क्योंकि ये सारे बांग्लादेशी अब बंगाल और असम से निकल के ऑल ओवर इंडिया में फैल रहे हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ पॉलिटिक्स, देखो इन्फ्लुएंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स, मुझे लगता है
ये मैंने आपको वॉल्यूम जरा देख लो चंद्र, वॉल्यूम 3 में होगा शायद। अंकित, आपने BSNL MTNL का जो उठाया है तो उसको आप रिसेशन से भी जोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। एक सेकंड रुकना। अब लिखो।
टेररिज्म, नक्सलिज्म, चंद्र प्रकाश, पहले वॉल्यूम 3 एक बार देखो ना बेटा, आप लोग वॉल्यूम 3 देखोगे तो कहां से चलेगा। अब दीप, आप ऐसे ऐसे टॉपिक उठाओगे ना तो हमें लगता है कि हम करंट अफेयर्स कराने लगेंगे फिर तो। फीलिंग ऑफ एलिनेशन इन द मुस्लिम्स, मोहित, आप मोहित एक जान लो अच्छी तरह से कि कोई एलिनेशन नहीं हो रहा है, ये सब कम्युनल अनरेस्ट अभी तक नहीं हो रहा था। अब अनरेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा जो पॉपुलेशन है ना, हिंदू पॉपुलेशन, ये भी थोड़े से यूनाइटेड हो गए लाइक मुस्लिम्स। पहले जामा मस्जिद से इमाम का मैसेज आता था कि हमारे मुस्लिम भाइयों, आप इस बार सिर्फ सो एंड सो पार्टी को ही वोट करेंगे, तब कोई अनरेस्ट नहीं हो रहा था। अब ये अनरेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि वही सेम लैंग्वेज हिंदूस यूज करने लगे। इसे कम्युनल अनरेस्ट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि कम्युनल अनरेस्ट वो करना चाह रहे हैं। ये सब बेकार बकवास की टॉपिक है। टोक्यो 2020, ओके दीप ये कर सकते हो, टोक्यो 2020 ओलंपिक्स के लिए हमारा एक ऐसे लिख सकते हो, एक लेटर लिख सकते हो, लेटर लिख सकते हो खेल मंत्रालय को कि हम लोग टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में अच्छा कैसे कर सकते हैं। इसका लिख लो आप हेडिंग, राइट ए लेटर, अलग से लिख लो, राइट ए लेटर टू द स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री suggesting measures to perform well in Olympic 2020, in Olympics 2020। ये कर सकते हो आप, है ना। शिवम, आप प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज एंड अदर गवर्नमेंट सर्विसेज लगा सकते हो, ठीक है। उसका टॉपिक लिख लो, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, ये कर सकते हो। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो मैं आपको लिखवाते जा रही हूँ और उसको मैं डिस्कस करके आपको डाल दूंगी ऐसे। इंडियाज कंसर्न रिगार्डिंग बांग्लादेश इज डिफरेंट। अभी मैंने इसके पहले डिस्कस किया था पाकिस्तान एंड चाइना, यहाँ डिफरेंट है। डिस्प्यूट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पीस ऑफ लैंड और बॉर्डर। मेन कंसर्न है इलीगल माइग्रेंट्स हु इन लाखों की संख्या में क्रॉस कर चुके हैं बॉर्डर एंड सेटल्ड इन बंगाल एंड असम इजली, मिंगलिंग विद द लोकल बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन। जो बांग्ला स्पीकिंग पॉपुलेशन होते हैं सेम वो मछली भात खाते हैं, सेम तरह का उनका कल्चर होता है, बड़े आराम से वो मिक्सअप हो जाते हैं। जो अपीयरेंस है देखने में जैसे होते हैं वो, फूड हैबिट्स, लैंग्वेज उनका जो होता है आर सो सिमिलर टू आर बंगालीज एंड देयर कल्चर कि वो आराम से एसिमिलेट करके यानी कि मिक्सअप हो जाते हैं अपने कल्चर में, हमारे कल्चर में। अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस, 2001 में ही, 2011 की तो बात भी नहीं कर रही हूं मैं, बांग्लादेशीज लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ माइग्रेंट्स थे इंडिया में। रिसेंटली फियर ऑफ एनआरसी हो रहा था असम में, तो वो डर गए। वो डर के क्या किए ना, सब जगह पे फैल गए, बिहार, दिल्ली, मुंबई, सब जगह पे हुआ। स्प्रेडिंग ऑफ द इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ऑल ओवर इंडिया। और उसके ऊपर क्या होता है, पेटी पॉलिटिक्स, यानी बहुत निचले लेवल का पॉलिटिक्स होता है बाय रीजनल पार्टीज, जैसे कि अभी तृणमूल कांग्रेस कर रही है ना। थ्राइविंग मतलब होता है सर्वाइविंग, उसी पर जिंदा रहते हैं वो। ऑन द
बांग्लादेश के साथ हमारे जो प्रॉब्लम्स थे ना बेटा, वो सिर्फ रिवर्स को लेके थे और उस पर ऑलरेडी समझौता हो चुका है, इसीलिए अब वो इश्यूज नहीं रहा। अभी रुको, आगे लिखेंगे अभी। क्या कहा देखो, जो वोट बैंक है इनका, बंगला स्पीकिंग मुस्लिम माइग्रेंट्स का, ये सिचुएशन और खराब कर रहा है क्योंकि उस पर पॉलिटिक्स होती है। गवर्नमेंट, इन स्टेट्स के जो गवर्नमेंट है वो भी जानते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है ना, एंड वोट्स आर, एंड हेंस दीज माइग्रेंट्स हु मस्ट बी किक्ड आउट ऑफ द इंडियन सॉइल आर फ्लरिशिंग, ये फल फूल रहे हैं हमारे ही रिसोर्सेस पे, जिनको लात मार के बिल्कुल निकाल दिया जाना चाहिए था। और यहाँ तक कि सिर्फ फल फूल नहीं रहे हैं, अब वो सरकारें भी चुन रहे हैं। हम अंडरस्टैंड इजली कर सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये बांग्लादेशी अब हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है ममता बनर्जी ने जो टॉप मोस्ट सुपरस्टार था ना बांग्लादेश का, उसको कैंपेनिंग के लिए बुलाया था। उस समय तुरंत इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री ने एक्शन लिया था और एकदम इमीडिएटली उनका प्रचार रुकवा के सीधा उनको वापस भेजा बांग्लादेश, क्योंकि आप खुद इमेजिन करो कि यही बता रहा है कि ये बांग्लादेशी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। The sad state of our country find its root in such mean political ambition. यही political ambition में ही के कारण ही हमारा जो दुर्दशा है हमारी कंट्री का, उसका जड़ कहाँ है, फल फूल रहे हैं वो political ambition के कारण। False identity card किससे हेल्प होता है, रिमेनिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के साथ। ये ऑफ कोर्स एड और असिस्ट कौन करते हैं इनको बनाने में, लोकल पॉलिटिशियंस। और एक बार आपके पास राशन कार्ड बन गया और वोटर कार्ड बन गया, तब तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने आप बन जाएंगे, बैंक में खाता खुल जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा और उसके बाद आप सिटीजन बन जाओगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे साथ है इंडिया का नेबर है नेपाल, और आप देखते हो नेपाल के कई लोग यहाँ आके बसे हुए हैं, बहुत सारे फैमिलीज देखोगे वो वॉचमैन का काम करते हैं एंड पिटी जॉब्स करते हैं इंडिया में। शिवम, आपके डाउट्स है क्या, बताओ ना, इतने क्लासेस मैंने लिए अभी तक डाउट्स खत्म नहीं हुआ, बताओ। अब आइए नेपाल पे।
आपका डिस्कशन ग्रुप है ना, उसमें डाउट्स डालते चले जाना आप। आप देख लो, इसमें 3 से 4 ऐसे इंक्लूडेड हो गया है, ठीक है। शिवम को डिस्कशन ग्रुप बता दो। मोनिका आपका लिख सकते हैं हम लोग, एक टॉपिक लिख लो। वी आर सेलिब्रेटिंग 150 years of Mahatma Gandhi views. Write an essay how his teachings have made our life better and are relevant in today's world of aggression. In today's world of aggression. मोनिका प्रेसी नहीं आता, वॉल्यूम 3 में मैंने प्रेसी का रूल दे दिया है, प्रेसी नहीं आ रहा है। अब मैं क्या डिस्कस करूं प्रेसी का, बताऊं?
हो गया? चलो, जो नेपाल के लोग हैं वो यहाँ के वॉचमैन, कुक्स एटसेट्रा का काम करते हैं। कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं उनके साथ, लेकिन रिसेंटली वो कन्फ्लिक्ट को फैन कर दिया, मतलब हवा दे दिया किसने? जब नेपाल ने बॉर्डर डिस्प्यूट रिलेटेड टू काला पानी उसने उठाया। नेपाल का क्या है इश्यू? देखो यहाँ पे नेपाल क्लेम्स दैट द रिवर टू द वेस्ट ऑफ काला पानी इज द मेन काली रिवर। जो काला पानी के वेस्ट में जो रिवर है वही मेन काली रिवर है और इसीलिए वो नेपाल का है। जबकि इंडिया क्या करती है, जो कुंथु यक्ति रिवर है इन द ईस्ट ऑफ काला पानी, इसको मेन काली रिवर के रूप में बताया गया है इन्होंने, इंडिया ने, और अपना क्लेम इसलिए करते हैं ताकि रास्ता जो मानसरोवर का है वो हम अपना क्लेम कर सके, रास्ता जाने के लिए किसी और से हमें परमिशन लेने की जरूरत ना पड़े। एट प्रेजेंट जो काला पानी टेरिटरी है इस अंडर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है और ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पड़ता है। लेकिन हुआ क्या, हाल में ही इंडिया ने अपने पॉलिटिकल मैप को अपडेट किया। उसमें एक पूरा काला पानी टेरिटरी को उन्होंने इंडियन रीजन्स, हालांकि देखो कब्जा इंडिया का है, वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही उसका एडमिनिस्ट्रेशन आता है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल मैप को अपडेट करके उस एरिया को अपने रीजन के अंदर दिखा दोगे तब नेपाल को तो बुरा लगेगा ही। नेपाल का फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस मामले पर क्रिटिसाइज किया और कहा कि इंडिया का जो क्लेम है काला पानी पे वो बिल्कुल गलत है और ये जो सुगोली ट्रीटी साइन हुआ था नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय 1816 में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रूल्ड होता था, साइन हुआ था, तो उसके अगेंस्ट जाता है। हालांकि बता दें जो नेपाल का रीजन है ना, नेपाल के रीजन पे इंडिया कई बार अपना दावा कर चुका है और क्योंकि नेपाल बहुत मजबूत देश नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वो रिएक्ट कर भी नहीं पाता है। तो देखा जाए बॉर्डर डिस्प्यूट के मामले में माइट इस राइट का पूरा हथियार चल रहा है, अगर जिसकी लाठी उसी की भैंस है। अब आप देख लीजिए चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। अब वो न्यूक्लियर पावर बनने के बाद वो भी शेर बन गया है। चाइना तो खैर बहुत डेवलप्ड हो चुका है और चाइना इतना ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, उसकी इकोनॉमी इतनी मजबूत है, उसका जो अपने आर्मी में उनका खर्च जो है वो इतना ज़्यादा है कि उसके सामने हम कहीं स्टैंड नहीं कर सकते। बच गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश आपको अंदर से खोखला बनाने के पर तुला हुआ है जिसमें हमारे पॉलिटिशियंस उसको हेल्प कर रहे हैं। बाकी एक शांति प्रिय देश है नेपाल, जिसको हम अपने पॉलिटिकल मैप्स को अपडेट करके उनको और भड़का दिया काला पानी के मामले में, जहां पर हमारे पास ऑलरेडी था। लेकिन होता क्या है ना, जो आपके पॉलिटिकल मैप में है बेसिकली दुनिया उसी को देखती है कि आपके पॉलिटिकल मैप में कौन कौन सा प्लेस है। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा जो मेन मुद्दे थे उनको हमने इंक्लूड कर लिया और इंडियाज रिलेशन विज़र्विस इट्स नेबर्स ये भी खत्म हो गया। नेबर्स के मामले में सबसे थोड़ा लिखोगे और अगर पाकिस्तान से मामले में है तो देख लो, फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकेंड पैराग्राफ में पाकिस्तान का डाल दोगे, लास्ट पैराग्राफ में जो अब कंक्लूजन लिखा रहे हैं वो कंक्लूजन सबके लिए चलेगा। लास्ट पैराग्राफ में अब आपको उठाना पड़ेगा ये मुद्दा कि आप एक लेवल तक शांति बना के रख सकते हो, लेकिन जहां आपके कंट्री पर किसी तरह का आंच आता है तो फिर आपको बहुत ही सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड, कब जिस तरह के इमिग्रेशन इलीगल इमिग्रेशन हो रहा है, सेल्फिश होना पड़ेगा। अपने कंट्री को जो थ्रेट है उससे बचाना पड़ेगा। क्योंकि देखो
जो इमिग्रेंट्स भी आते हैं ना, एनआरसी में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इनके दिल में हमारे देश के लिए कोई प्यार मोहब्बत नहीं है, इसीलिए एक थ्रेट भी है हमारे कंट्री के लिए। ठीक है, लिखिए लास्ट पैराग्राफ।
हो गया। India knows very well that neighbors cannot be changed, but friendly relations can be developed with them. तभी देखते हो कभी समझौता एक्सप्रेस करते हैं, कभी चाइना को इनवाइट करते हैं, ठीक है ना, यानी कि कभी नेपाल विजिट करते हैं, वहाँ के टेम्पल जाते हैं, तो ऐसे करके फ्रेंडली रिलेशंस हम लोग डेवलप करते रहते हैं। टाइम एंड अगेन वेरियस गवर्नमेंट्स मेक सच एफर्ट्स, बट अमेरिका हैज प्रूव्ड, क्या माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसी की भैंस। India will also have to make itself very strong, क्या इकोनॉमिकली एज वेल एज स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजी भी बनाना पड़ेगा ना। अब स्ट्रेटेजी कैसे बनाना पड़ेगा, सोचो, अगर आप पाकिस्तान को दबाना चाहते हो तो चाइना को लेकर चलना पड़ेगा अपने फेवर में, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान बहुत पुराने दोस्त हैं। इससे चाइना से देख रहे हो, चाइना से बहुत अच्छा रिलेशन डेवलप करने की कोशिश हमारी सरकार कर रही है। क्यों कर रही है, उसका रीज़न यही है कि आप पहले, सबसे पहले अपने दुश्मन को अलग थलग तो करोगे ना, तो स्ट्रेटजी वाइज भी हमें स्ट्रांग होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट लॉ बनाना पड़ेगा अगेंस्ट ट्रेसपासिंग, मतलब घुसपैठ, पोजेशन ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के प्रति भी जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा जीरो टॉलरेंस किसके खिलाफ, प्रॉक्सी वॉर और टेररिज्म के खिलाफ। इसके अलावा लेटेस्ट फाइटर प्लेन्स, आर्म्स एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। अगर आप एक शीप हो, चारों तरफ वुल्व्स है, आपके भेड़ियों से घिरा हुआ शीप मरेगा ही मरेगा, इसलिए इंडिया को लाइन बनना पड़ेगा। हम अगर प्रीच करते हैं ना पीस, शांति का हम प्रीचिंग कर रहे हैं वॉर मॉन्गर्स के बीच में, तो कोई उसको सुनने वाला नहीं है। इसे कहते हैं कि शांति, जिससे हम लोग हमेशा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, या अहिंसा परमो धर्म। आप किसके सामने बोल रहे हो, चाइना के सामने, पाकिस्तान के सामने, ये सब नहीं सुनने वाले। एग्रेसिव कंट्रोल होना चाहिए और क्लेम होना चाहिए अपने लैंड पर विथ ह्यूज डिप्लोमेटिक पॉलिसी। देखो, डिप्लोमेसी का नाम मैंने ले लिया, मैं उसे खुलेआम नहीं बता सकती हूँ। डिप्लोमेटिक क्या होते हैं हम लोग, जब पाकिस्तान को अलग थलग करना है तो चाइना के साथ दोस्ती करो, ठीक है ना। अगर आपको बांग्लादेशियों को निकालना है तो इसमें भी एक बहुत बड़ा डिप्लोमेसी खेला है, डिप्लोमेसी खेला, आपको शायद पता नहीं चल रहा होगा, मैं बताती हूँ डिप्लोमेसी क्या है। आपको पता है बांग्लादेश का इतना ह्यूज पॉपुलेशन है बंगाल में कि उसके अकेले के बल पे ये आपकी जो ममता बनर्जी वो जीत सकती है, ठीक है, और जीत रही है। अब अगर ये डिप्लोमेसी में डिस्कस कर लूँ, जैसे मैंने ओवैसी का नाम लिया था पहले, कि अगर हम लोगों ने इतना बोला होता ना तो हम लोग अंदर हो चुके होते, लेकिन इन्होंने मस्जिद हमारा है और हम नहीं मानते हैं, ये सब कुछ बोला, लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। अब आपको मैं बताती हूँ क्यों नहीं हुआ। बहुत डिप्लोमेसी खेला गया है यहाँ पर भी। अब ओवैसी लड़ने वाले हैं, अपने पार्टी को खड़ा करने वाले हैं वहाँ पे बंगाल में इलेक्शन में, और इस पे ममता बनर्जी सुन के ही बुखला गई है। उसने कहा कि ये बीजेपी का बी ग्रुप है। ओवैसी कहना ना मैं बी ग्रुप हूँ ना सी ग्रुप हूँ, मैं सिर्फ ए ग्रुप और अपनी पार्टी का ग्रुप हूँ। अब आप देखिए ओवैसी पहुंच जाएगा कहाँ, बंगाल में। बंगाल में ये मुस्लिम्स जो बांग्लादेशी हैं, बांग्लादेशी जो आए हैं वो जान लो अच्छी तरह से, वो बांग्ला स्पीकिंग मुस्लिम्स है। मुस्लिम का अभी एक मुश्त वोट जो है वो जा रहा है ममता बनर्जी को, लेकिन ममता बनर्जी मुस्लिम नहीं है। वहाँ पे ओवैसी जो पहुँच जाएगा, जो अपने आप को मुस्लिम का सबसे बड़ा नेता के रूप में अपने प्रेजेंट किया है, वो पहुँचेगा तो क्या होगा, वोट बटेगा। वोट बटेगा तो फायदा किसको होगा, किसी दूसरी पार्टी को। दोनों पार्टी को फायदा नहीं होगा। दोनों पार्टी के बीच में वोट बट गया उनका, जो एक मुश्त वोट ममता बनर्जी का था। तो इसलिए क्या है ना कि वहां पर बांग्लादेशियों को कमजोर करने के लिए उनको बांटने की भी राजनीति हो सकती है। तो आप एक चीज देखो कि ह्यूज डिप्लोमेसी चाहिए हर जगह। पाकिस्तान को मारना है, चाइना को फेवर में करना पड़ेगा। बांग्लादेशियों का वर्चस्व खत्म करना है तो उनका जो वोट बैंक, सबसे पहले तो एनआरसी के तहत उसको खदेड़ दिया जाए, आधा प्रॉब्लम यही सॉर्ट आउट, और उसके बाद उसके वोट बैंक को, जो उसका वोट बैंक है, इंपॉर्टेंट वोट बैंक है, उसको नेस्तनाबूद कर दिया जाए। तो इस तरह से ह्यूज डिप्लोमेसी के साथ चलना पड़ेगा अगर हमें अपने देश को बचा के रखना है तो, क्योंकि हम वॉर मॉन्गर्स से घिरे हुए हैं चारों तरफ से, इनफैक्ट 3 साइड से बहुत गंदे तरीके से। ठीक है, चलिए ये ऐसे खत्म हो गया। इसमें आप लास्ट पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ
और जो कंट्री से रिलेटेड मामला है उस पैराग्राफ को इंक्लूड करके लिखोगे, ठीक है। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगी इस संडे को एक ऐसे लिखने का, जरा इससे ले लो वो सारा जो टॉपिक्स है, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो, और वो ऐसे फिर मैं आपको लोड करते जाऊंगी। आप जो भी नए स्टूडेंट्स हो ये ध्यान रखना कि आप फर्स्ट क्लास से देखना शुरू करोगे, ठीक है। पहले फर्स्ट क्लास, फिर उसके बाद शिवम, जानते हो आप जो टॉपिक्स बोल रहे हो ना, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है यार, सारे एकदम नॉर्मल टॉपिक्स है। रोल ऑफ मीडिया, तो रोल ऑफ मीडिया इन इलेक्शंस बोल दिया आपने, ठीक है। जैसे एक बार डिस्कस किया था क्लास में मैंने मीडिया ट्रायल, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।